हेलो स्टूडेंट्स। सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन चैप्टर में आप सबका स्वागत है। द रशियन रिवॉल्यूशन। द government in Russia was taken over by the socialists through the October Revolution of 1917. The fall of monarchy in February 1917 in Russia and the events of the October Revolution are normally called the Russian Revolution. समझिए, अभी जो ये लेक्चर 2 में जो पूरा टॉपिक आने वाला है पूरा रशियन रिवॉल्यूशन के ऊपर आने वाला है। ओके, रशियन क्रांति जिसको बोलते हैं। और वहां पर सोशलिस्ट सिस्टम कैसे आई, जैसे कि वहां भी एक समय तो मोनार्की ही थी और धीरे धीरे सोशलिज्म वहां पर आया। वो कैसे आया, कौन सी घटनाएं दुर्घटनाएं बनी, तो और कौन कौन से लीडर वहां पर आए, कौन कौन से मेन लीडर्स थे जिनके कारण ये हो पाया, उसके ऊपर है। The government in Russia was taken over by the socialists through the October Revolution of 1917. जो रसिया की गवर्नमेंट है वो सोशलिस्ट के हाथ में आ गई कब? 1917 में, अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद। The fall of monarchy in February 1917 in Russia and the events of the October Revolution are normally called the Russian Revolution. 1917 फरवरी महीने में मोनार्की सिस्टम फॉल डाउन हुई, टूट गई यानी। एंड अक्टूबर वाली जो इवेंट्स बनी, फेब के बाद अक्टूबर इवेंट्स जो बनी रिवॉल्यूशन वाली, उसको बोलते हैं रशियन रिवॉल्यूशन। ओके, तो ये जो लेक्चर है पूरा, उसमें बहुत सारे टॉपिक काम के हैं, बहुत ही अटेंशन देना, अंडरलाइन करते जाना। द रशियन एम्पायर इन 1914। In 1914, Tsar Nicholas II ruled Russia and its empire. Besides the territory around Moscow, the Russian Empire included present-day Finland, Latvia, Lithuania, Estonia, parts of Poland, Ukraine and Belarus. याद रखे ये नाम, जार निकोलस टू रूल रसिया, राजा था ये रसिया का, जार निकोलस टू। रसिया तब कौन सा माना जाता था? तो आज मतलब रसिया तब बहुत बड़ा था, उसमें से फिर छोटे छोटे हिस्से अलग होते गए और अलग कंट्री बनते गए। तो इतनी अभी जो कंट्रियां है वो सब रसिया का पार्ट थी पहले। फिनलैंड, लटविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, पोलैंड के कुछ पार्ट, यूक्रेन, बेलारस, तो इतने जो पार्ट्स है ना, इतनी जो कंट्रियां है वो सब रसिया ही थे पहला। अभी भी रसिया बहुत बड़ा है, तो तब तो कितना बड़ा होगा सोचिए। और उसका ये राजा था। The empire stretched to the Pacific, comprising the Central Asian states and present-day Georgia, Armenia, and Azerbaijan. कहाँ तक फैला हुआ था एम्पायर? पैसिफिक, to the Pacific, comprising the Central Asian states. सेंट्रल एशियन स्टेट्स, हमारे एशिया का सेंट्रल हिस्सा, बीच वाला हिस्सा से लेके प्रेजेंट डे जॉर्जिया, आर्मेनिया ने अजरबैजान, वहां तक फैला हुआ था। ये आप मैप में देखेंगे तो ये सब कंट्री आपको दिखेगी, तो ये सब उसका हिस्सा थी। The major religion of Russia was Russian Orthodox Christianity, which grew out of Greek Orthodox Church. 1 मार्क्स में आता है। मेजर रिलीजन रसिया का कौन सा था? तो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। ओके, 1 मार्क्स। Empire also included Catholics, Protestants, Muslims and Buddhists. उसके अलावा वहां दूसरे भी रिलीजन थे। सबसे बड़ा जो था रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, लेकिन दूसरे भी थे, कैथलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। इकोनॉमी एंड सोसाइटी। एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, इकोनॉमी की बात करो और सोसाइटी, 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में यानी 100 ईयर पहले, 85% of the Russian population were agriculturists. In France 40% and in Germany 50% people were agriculturists. तो 100 साल पहले की बात है, रसिया में 85% लोग एग्रीकल्चर में जुड़े हुए थे, जबकि फ्रांस में ओनली 40% एंड जर्मनी में 50%, और हमारे भारत में तब होंगे मेरे ख्याल से 75% के आसपास, और अभी तो 60 पे चले गए। In the Russian Empire, cultivators produced for the market as well as for their own needs. Russia was a major exporter of grain.
रसिया में जो फार्मर्स थे वो अपनी नीड के लिए तो उगाते ही थे और साथ में मार्केट में भी माल भेजते थे बेचने के लिए। रसिया कौन सा एक्सपोर्ट ज्यादा करता था? ग्रेन का। इंडस्ट्रीज इन रसिया। In Russia, prominent industrial areas are Saint Petersburg and Moscow. 1 मार्क्स में आता है, याद रखें। Prominent industrial area of Russia. तो ये दो नाम है, सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। 1 मार्क्स में आएगा। ओके। Craftsmen undertook much of the production, but large factories existed alongside craft workshop. ज्यादातर जो प्रोडक्शन होता था वो क्राफ्टमैन कर देते थे, बट लार्ज फैक्ट्रीज एग्जिस्टेड अलोंगसाइड क्राफ्ट वर्कशॉप। लेकिन जो क्राफ्ट के वर्कशॉप थे उसके साथ साथ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां भी थी और फैक्ट्रियों में भी चीजें बनती थी। क्राफ्टमैन यानी ये हाथ से बनाते हैं ना वो। जार, द टाइटल ऑफ द एम्परर ऑफ रसिया। ये जार का मीनिंग क्या होता है कि रसिया के एम्परर का एक टाइटल है जो दिया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया में पहले दिया जाता था ना बादशाह, बादशाह। तो जार वहां का बादशाह ही समझ लीजिए। In 1890s, many factories started due to the expansion of the railway network, and there was an increase in foreign investment in industries. 1890s में बहुत सारी फैक्ट्रियां शुरू होने लगी क्योंकि रेलवे नेटवर्क लगा और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी वहां पर बढ़ने लगा इंडस्ट्रीज में। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि फॉरेन की दूसरी कंट्रियां हमारे देश में इन्वेस्ट करती है पैसे और कंपनियां अपनी लगाती है, उसको बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। As a result, coal production doubled and iron and steel output increased 4 times. Coal production double हो गया and iron and steel 4 times हो गया output उसका। In some areas, factory workers and craftsmen were almost equal in number by 1900. जितने भी फैक्ट्री के वर्कर थे दूसरी तरफ क्राफ्टमैन थे, दोनों की संख्या सेम हो गई थी 1900 तक। तो इतना इंपोर्टेंट डेटा नहीं है। मोस्ट इंडस्ट्री वॉज प्राइवेटली ऑन। ज्यादातर फैक्ट्रिया इंडस्ट्रीज प्राइवेट इंसान की थी, प्राइवेट मालिक। गवर्नमेंट सुपरवाइज लार्ज फैक्ट्रीज टू एंश्योर मिनिमम वेजेस एंड लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क। जो गवर्नमेंट थी वो बड़ी फैक्ट्रियों पर नजर बनाए रखती थी जिससे मिनिमम वेजेस जो देने हैं वो दे फैक्ट्रिया, और लिमिटेड आवर्स तक ही काम करवाए, 8-12 घंटे जो भी वहां पर होंगे उस समय। In craft units and small workshop, the working hours were sometimes 15 hours, compared with 10 to 12 hours in factories. जो क्राफ्ट यूनिट थे और स्मॉल वर्कशॉप थे वहां पर काम करने के जो घंटे थे वर्किंग आवर्स वो कितने थे? 15 आवर्स, कंपेयर्ड विद 10 to 12 आवर्स इन फैक्ट्रीज। 15 आवर्स कोई काम करेगा, 24 घंटे होते हैं, बचे 9 आवर्स, उसमें 8 घंटे तो हम लोग सोते हैं, तो बचे 1 घंटा। वो 1 घंटे में नहाना धोना, तो उसको मतलब रेस्ट का तो जीरो, मतलब बैठने का घर पे तो टाइम ही नहीं मिलता होगा। जैसे ही उठा नहा के फटाफट फैक्ट्री, जैसे ही गया खा के सो जाओ, सोने के लिए घर जाते थे मतलब। सिचुएशन ऑफ वर्कर्स were a divided social group. Some workers had strong links with the villages from which they came and some others had settled in cities permanently. वर्कर्स जो थे वो अलग अलग सोशल ग्रुप में बटे हुए थे। अभी वर्कर्स की सिचुएशन कैसी थी उसके ऊपर है पूरा, आता है 3 मार्क्स में। Some workers had strong links with the villages from which they came and some others had settled in cities permanently. Workers were divided by skill. A metal worker of St. Petersburg recalled that metal workers considered themselves aristocrats among other workers. समझिए, वर्कर्स उनकी स्किल के हिसाब से डिवाइड हुए थे। मेटल वर्कर जो थे वहां पर सेंट पीटर्सबर्ग में, मेटल वर्कर खुद को मतलब एरिस्टोक्रेट मानते थे, यानी वीआईपी वर्कर मानते थे। वर्कर में भी वीआईपी वर्कर, जबकि दूसरे कामों में लगे हुए वर्कर को चीप माना जाता था। ऐसा होगा, लिखा नहीं है। Their occupations demanded more training and skill.
क्योंकि उनका जो काम था उसमें बहुत ट्रेनिंग चाहिए, बहुत स्किल चाहिए। वुमेन मेड अप 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स बाय 1914। वुमेन मेड अप 31% ऑफ द फैक्ट्री लेबर फोर्स बाय 1914। अंडरलाइन कर दीजिए, काम का है 1 मार्क्स में। 1914 तक फैक्ट्री में जितने भी लेबर फोर्स था उसमें 31% वुमेन थी। तो अच्छा है, क्योंकि हमारे यहाँ फैक्ट्रियों में इतनी नहीं होगी आज भी 100 साल बाद। बट दे वर पेड लेस देन मैन, लेकिन उनको कम पैसे दिए जाते थे मैन के मुकाबले। और आज भी हमारी ऐसा ही है, सेम काम के लिए एक जेंट्स रखो एक लेडी रखो, लेकिन लेडी को कम सैलरी मिलती है। A few associations were formed to help members in times of unemployment of or financial hardships. कुछ एसोसिएशन बने थे वर्कर के, जिससे वर्कर्स के अंदर किसी वर्कर को कोई प्रॉब्लम हो, मेडिकल इश्यू से कुछ आया लाइफ में प्रॉब्लम, तो उसमें से उसको फाइनेंशियल हेल्प करते थे लोग। एसोसिएशन यानी एक ग्रुप बनता था, 500 1000 लोगों 2000 लोगों का बनता है, कभी कभी ज्यादा भी होता है। वर्कर्स वर समटाइम्स यूनाइटेड टू पार्टिसिपेट इन द स्ट्राइक्स। वर्कर्स इकट्ठा होते थे कभी हड़ताल के लिए, स्ट्राइक्स यानी हड़ताल के लिए। Many strikes took place in the textile industry during 1896, 1897 and in the metal industry during 1902. बहुत सारी स्ट्राइक्स हुई टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में 1896 और 1897 में, and in the metal industry during 1902. Peasants in the countryside. In the countryside, peasants cultivated most of the land. यानी जो वहाँ के गांव थे रसिया के, वहाँ कैसी हालत थी पीजेंट्स की? जो पीजेंट्स थे फार्मर, वो खुद ही मतलब अपनी लैंड को कल्टीवेट करते थे, खुद मालिक खुद ही कल्टीवेट करते थे। द नोबिलिटी, द क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च ऑन लार्ज प्रॉपर्टीज। लेकिन जो नोबल्स लोग थे, जो क्राउन मतलब राजा लोग, राजा नवाब ये सब, और जो ऑर्थोडॉक्स चर्च के ऑनर थे वो, यानी ये प्रीस्ट सब, तो वो उनके पास बहुत लार्ज प्रॉपर्टी थी, यानी जमीन बहुत थी, प्रॉपर्टी बहुत थी। Peasants were divided and they were deeply religious, except in a few cases they had no respect for the nobility. जो peasants थे वो डिवाइड मतलब यूनिटी नहीं थे, डिवाइडेड थे अलग अलग ग्रुप में, एंड डीपली रिलीजियस पर्सन थे, बहुत ही धार्मिक किस्म के लोग थे। कुछ केसेस में उनको नोबल के प्रति रिस्पेक्ट नहीं था। Nobles got their power through their service to the Tsar, not through local popularity. नोबल को जो पावर मिलती थी, वो जो राजा था जार, उसके कुछ काम वो लोग करते थे, सर्विस देते थे उसको, उसके बदले में कुछ पावर राजा उनको देता था। लोगों की पॉपुलैरिटी के कारण वो नोबल नहीं बनता था। इन फ्रांस ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इन ब्रिटेन peasants respected nobles and fought for them. फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दरमियान जो peasants थे वो नोबल को रिस्पेक्ट करते थे और उनके लिए लड़े थे। बट इन रसिया, ये फ्रांस की बात है, लेकिन अभी रसिया में कैसी हालत है? in Russia, peasants wanted the land of the nobles to be given to them. They refused to pay rent and even murdered landlords. लेकिन जो रसिया है उसमें जो peasants थे वो लोग नोबल्स की लैंड चाहते थे कि अब मुझे मिल जाए नोबल्स की लैंड। They refused to pay rent. रेंट वो नहीं भरते थे, मना करते थे। Even murdered landlords. और जमींदार जो थे, जमीन मालिक, उनका मर्डर भी लोग कर देते थे, यानी भयंकर पिजन थे। In 1902, this occurred in large scale in South Russia. 1902 में ये जो मर्डर वाला काम है वो साउथ रसिया में बहुत चला। But later in 1905, such incidents spread all over the Russia. तो पहले पहले तो साउथ रसिया के peasants ही ऐसा करते थे कि मर्डर करते थे अपने मालिकों का, लैंडलॉर्ड्स का। लेकिन 1905, 3 साल में ये पूरे रसिया में ऐसा फैल गया और सभी वहां के जो peasants थे वो ऐसा हर जगह करने लगे रसिया में। Russian peasants were different from other European peasants. They pulled their land together periodically, and their commune divided the land according to the needs of the peasant families.
रशियन जो पीजेंट्स थे वो डिफरेंट थे, यूरोपियन पीजेंट्स थे, और वो जो है दे पुल देयर लैंड टुगेदर पीरियडिकली, वो अपनी जमीन को कभी कभी पुल कर इकट्ठा करते थे, एंड देयर कम्यून मीर डिवाइडेड द लैंड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीजेंट्स फैमिली। मतलब जितनी भी जमीन है, जैसे किसी के पास 5 बिंगा है, किसी के पास 10 बिंगा, 25, कोई किसी के पास 100 बिंगा है, वो सबको इकट्ठा किया जाता था। तो ऐसे हो गए मान लो 5000 बिंगा। फिर उनके जो मीर रहते थे, यानी कोई लीडर होगा, वो मीर है ना वापस रीडिस्ट्रीब्यूट करता था फैमिली की नीड के हिसाब से। मतलब आपके पास आज 10 बिंगा है, कल उठ के फैमिली बड़ी हुई और 20 बिंगा की जरूरत है, तो आपको फिर 20 बिंगा दी जाती थी। अगर आपकी फैमिली छोटी हुई तो 5 की जगह 10 की जगह आपकी 5 भी हो जाती थी। जबरदस्त सिस्टम थी। सोशलिज्म इन रसिया, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रसिया बिफोर 1914। अंडरलाइन करें, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन रसिया बिफोर 1914। सभी पॉलिटिकल पार्टियां इलीगल थी 1914 तक। The Russian Social Democratic Workers' Party was founded in 1898 by socialists who respected Marx's ideas. अंडरलाइन करें, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी कब फाउंड हुई? 1898, 1898। किसने की? सोशलिस्ट लोगों ने, जो मार्क्स, कार्ल मार्क्स जो था उसके आइडिया की रिस्पेक्ट जो करते थे उन्होंने की। ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसिंग, it had to operate as an illegal organization. It started a newspaper, mobilized workers and organized strikes. लेकिन ये जो पार्टी थी रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, तो 1914 तक तो अलाउड ही नहीं था ना, इलीगल थी। तो इलीगल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे चलती रहती थी, इलीगली चलती थी। उन्होंने न्यूज़पेपर चालू किए, वर्कर्स को यहाँ से वहां करना चालू किया, स्ट्राइक करवाई रसिया में। Some Russian socialists recognize that the Russian peasant custom of dividing land periodically made them natural socialists. रसिया के कुछ सोशलिस्ट लोगों को ऐसा लगा कि यहाँ की जो पीजेंट की प्रणाली का चल रही है, कस्टम यानी ट्रेडिशन जो चल रहा है, कि थोड़े थोड़े सालों में जमीन को डिवाइड किया जाए इकट्ठा करके, तो वो नेचुरल सोशलिस्ट लोग ही है, ऑलरेडी सोशलिस्ट है वो। ये सिस्टम पूरी सोशलिस्ट वाली है। Therefore, peasants rather than workers would be the main force of the revolution, and Russia could become socialist more quickly than other countries. Therefore, peasants rather than workers would be the main force of the revolution. इसलिए इन लोगों को लगा, रशियन सोशलिस्ट को लगा कि जो पीजेंट्स है वो ज्यादा बेहतर है रिवॉल्यूशन के लिए वर्कर्स के मुकाबले। Russia could become socialist more quickly than other countries. In the countryside, socialists were active by the late 19th century. The Socialist Revolutionary Party was formed in 1900 by the socialists who struggled for peasants' rights. ये अंडरलाइन करें, 1 मार्क्स में आता है। सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी कब फाउंड हुई? किसने की? सोशलिस्ट लोगों ने, जो स्ट्रगल कर रहे थे पीजेंट्स राइट के लिए। They demanded that land belonging to nobles be transferred to peasants. Lenin and socialist movement. Lenin felt that peasants were not one united group. Some were poor and others were rich. लेनिन ऐसा मानता था कि पीजेंट्स जो है वो एक ही ग्रुप में नहीं है, मतलब सब फार्मर को हम एक ग्रुप में नहीं रख सकते, क्योंकि उसमें से कुछ तो गरीब है और कुछ अमीर, तो ग्रुप अलग हो गया। Some worked as laborers while others were capitalists. कुछ ऐसा एज अ लेबर काम कर रहे खेतों में, जबकि कुछ कैपिटलिस्ट है यानी पैसे वाले हैं। ड्यू टू दिस डिफरेंशिएशन दे कुड नॉट ऑल बी अ पार्ट ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट। ये डिफरेंशिएशन के कारण ये सभी सोशलिस्ट मूवमेंट का पार्ट नहीं बन पाएंगे। The Social Democratic Party was later divided over the strategy of the organization. The party split into two wings, the Bolshevik and the Menshevik. ये जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी 1900 में बनी, वो फिर दो पार्ट में डिवाइड हो गई। कौन सा नाम? ये नाम याद रखे, काम के हैं, बॉल्शेविक्स एंड मेंशेविक्स।
व्लादिमीर लेनिन, ये लेनिन लेनिन के नाम से बहुत फेमस है, बड़ा नाम है वहां का। लेड द बॉल्शेविक ग्रुप, ये बॉल्शेविक जो ग्रुप है उसका लीडर था लेनिन, याद रखे, 1 मार्क्स में आएगा। He was in the view that in Tsarist Russia the party should be disciplined and control its quality and number of members। जो जारिस्ट रसिया यानी जब जो जार था, राजा था, तो पार्टी शुड बी डिसिप्लिन, वो मतलब ऐसा मानता था लेनिन कि पार्टी जो है वो डिसिप्लिन होनी चाहिए, एंड कंट्रोल इट्स क्वालिटी, क्वालिटी को कंट्रोल करना है पार्टी को, अपनी अपने मेंबर को भी नंबर ऑफ मेंबर्स भी कंट्रोल करने हैं कि भाई बहुत नहीं इकट्ठा कर लेने मेंबर। On the other hand, Menshevik group viewed that party should be open to all, as in Germany। जबकि ये जो मेंशेविक ग्रुप था, मेंशेविक, वो मानता था कि पार्टी में जितने लोगों को जुड़ना है सबको जुड़ने दो, सबके लिए ओपन रखो। टर्बुलेंट टाइम, द 1905 रिवॉल्यूशन। टर्बुलेंट यानी कि तूफानी, कॉन्फ्लिक्ट वाला, स्टॉर्मी पीरियड यानी तूफानी समय। इन द बिगिनिंग ऑफ 20th century, Russia was still an autocracy and the Tsar was not subject to parliament. During the revolution of 1905, social democrats and socialist revolutionaries worked with the peasants and workers to demand a constitution. ट्वेंटी सेंचुरी के बिगिनिंग में रसिया में क्या चल रहा था? ऑटोक्रेसी। द जार वाज नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट ड्यूरिंग द रिवॉल्यूशन ऑफ 1905। ये जो जार था, राजा, वो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं था 1905 में तक। Social democrats and socialist revolutionaries worked with the peasants and worked to demand a constitution. They were supported in the empire by nationalists। जो सोशल डेमोक्रेट्स थे, रिवोल्यूशनरीज थे, वो पीजेंट्स के साथ काम करते थे, मतलब पॉलिटिकल। वर्कर्स टू डिमांड अ कॉन्स्टिट्यूशन, डिमांड कर रहे थे सब मिलके कॉन्स्टिट्यूशन की, जार के पास, कि भाई मोनार्की ब्रेक करो, कॉन्स्टिट्यूशन लाओ। दे वर सपोर्टेड इन द एम्पायर बाय नेशनलिस्ट, उनको नेशनलिस्ट सपोर्ट करते थे। एंड इन मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज बाय जाड़िडिस who wanted modernized Islam to lead their socialist। जाड़िडिस जो है 1 मार्क्स में आता है, किसको कहते हैं? तो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया का नाम है, जहां मुस्लिम ज्यादा है, ऐसे एरिया का नाम है वहां रसिया में। A bad time for Russian workers। कुछ टर्म्स है जिसको हम पहले समझ लेते हैं, फिर आगे का चैप्टर देखते हैं। तो बोल्शेविक, द मेजॉरिटी ग्रुप of the Russian Social Democratic Workers Party led by Lenin based on the ideology of Karl Marx। तो ये बोल्शेविक जो है वो कार्ल मार्क्स के आइडिया, और कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक जो है उसके आइडिया पे चल रहा था, विचारों पे चल रहा था, और उसको लीड कर रहा था लेनिन। ओके। मेंशेविक, the minority group of Russian Social Democratic Workers Party formed in 1898। They favored a parliamentary model of government like that of Britain and France। ऑटोक्रेसी देखिए, अ कंट्री दैट इज रूल्ड बाय वन पर्सन हु हैज कंप्लीट पावर। ऑटोक्रेसी मतलब कोई एक ही आदमी रूल करता है, मतलब अभी हमारे यहाँ कैसा है कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं, फिर उसके अंडर में बहुत सारे एमपी होते हैं, 500 हजार, बहुत सारे एमएलए, हजारों एमएलए है पूरे देश में हमारे, सुप्रीम कोर्ट अलग है, फिर ये इलेक्शन कमीशन अलग है। एक ही आदमी के हाथ में पूरा गवर्नमेंट नहीं होता, कंट्री नहीं होता। वैसे ही ऑटोक्रेसी में कैसा होता है कि एक ही पर्सन के हाथ में पूरा कंट्री का पावर, उसको बोलता है ऑटोक्रेसी, यानी राजा जैसे ही हो गया। Jadidets, Muslim reformers within the Russian Empire। और real wages reflects the quantities of goods which the wages will actually buy। मतलब जो भी हमें वेज मिलता है उसमें से एक्चुअली कितनी क्वांटिटी का सामान आएगा वो। और ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट लुमा, लुमा 1 मार्क्स में आता ही है, ये बराबर याद रखे इसको। द रशियन पार्लियामेंट आंसर है उसका। रशियन पार्लियामेंट जो है उसको डूमा कहते हैं। जैसे कि हमारी जो पार्लियामेंट है हम संसद कहते हैं, ये लोग डुमा कहते हैं।
Members were elected and charged with the responsibility of making laws. The year 1904 was bad for Russian workers because increase in price of essential goods. 1904 रशियन वर्कर के लिए हालत खराब हो गई क्योंकि चीजों के भाव बहुत बढ़े. Then the real wages declined by 20%. जो रियल वेज था वो 20% डिक्लाइन हुआ. इट मीन्स के समझिए कि अगर कोई चीज 100 रुपये में मिल रही है और आपकी 1000 रुपये सैलरी है तो वो चीज आप 10 ले पाएंगे. 100 रुपये की एक तो आप 10 ले पाएंगे क्योंकि आपकी 1000 रुपये सैलरी है. 10 आ जाएगी. ओके. अभी हो गया कि उसका रेट 100 की जगह 120 हो गया. तो अभी 10 लेना है आपको तो 1200 रुपये चाहिए. हालांकि आपकी सैलरी वही है भले भाव बढ़े 1000. तो क्या होगा 20% रियल वेज आपका कम हो गया. मीन्स अभी इतनी सैलरी में आप कम चीजें ले पा रहे हैं क्योंकि चीजों के भाव बढ़ गए. मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशंस रोज ड्रामेटिकली. जो मेंबरशिप थी वर्कर्स एसोसिएशंस की वो बहुत बड़ी. मतलब जो एसोसिएशन बने थे ना वर्कर्स के उसमें वर्कर्स लोगों की संख्या बढ़ी. बहुत ज्यादा वर्कर्स उसमें एसोसिएशन में जुड़ने लगे. When 4 members of Assembly of Russian Workers were dismissed at the Putilo Iron Works, there was a call for industrial action. समझिए इसको. आ सकता है 1-3 मार्क्स में. 4 members of the Assembly of Russian Workers, रशियन वर्कर्स जो एसोसिएशन बना था उसके 4 वर्कर, 4 members, 4 वर्कर were dismissed at the Putilo Iron Works. ये कंपनी है वहां की. तो वहां से उनको सस्पेंड कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, निकाल दिया गया काम से. There was a call for industrial action. तो वो चारों जो निकाले गए जॉब पर से वो ये रशियन वर्कर्स एसोसिएशन के मेंबर थे वापस. इसलिए रशियन वर्कर्स एसोसिएशन के लोग तो उसको सपोर्ट करेंगे. सपोर्ट में क्या किया? ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज ओवर 1,10,000 वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक. 1,10,000 जो वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पे उतर गए. They demanded a reduction in the working hours to 8 hours, an increase in wages and improved working condition. They demanded a reduction in working hours. अच्छा स्ट्राइक पे गया, डिमांड क्या की? 1,10,000 1,10,000 वर्कर्स स्ट्राइक पे उतर गए. ये 4 को डिसमिस किया ना उस खुशी में, उस गम में. उन्होंने डिमांड की कि वर्किंग आवर्स जो है वो कम किए जाए. मतलब 15 घंटे 12 घंटे काम करवाते होंगे तो 8 आवर्स किया जाए. एन इंक्रीज इन वेजेस, सैलरी बढ़ाओ, काम कम दो. एन इम्प्रूव्ड वर्किंग कंडीशन, और काम की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव करो. ये वर्किंग कंडीशन वर्ड घड़ी घड़ी आता है तो आपको कंफ्यूजन होता होगा. वर्किंग कंडीशन का मतलब ये होता है कि जो फैक्ट्री में हम काम करते हैं तो कुछ फैक्ट्री ऐसी होती है कि जहाँ हीट बहुत जनरेट होती है, टरबाइन होता है तो बहुत गर्मी लगती है. तो उसके लिए जरूरी कूलिंग सिस्टम, एग्जॉस्ट फैन ये सब लगाने चाहिए कुछ. तो वो नहीं होते. फिर वॉशरूम ठीक नहीं होते. फिर खाने के लिए कैंटीन ये सब की फैसिलिटी नहीं होती. तो उसके कारण वर्कर्स लोगों को बहुत मुसीबत होती है. कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें हेलमेट चाहिए क्योंकि सिर में चोट लग जाए ऐसा होता है, लेकिन नहीं दिए जाते. ग्लव्स देने चाहिए, नहीं दिए जाते. तो इट मीन्स कि ये सब वर्किंग कंडीशन अच्छी वहां पर नहीं होगी. इसलिए उन्होंने वो डिमांड की. द इंसिडेंट ऑफ ब्लडी संडे, मोस्ट टाइम पे 3 मार्क्स में आएगा. ब्लडी संडे in 1905, on one Sunday, the procession of workers led by Father Gapon reached the Winter Palace of the Tsar in order to present a petition. समझिए 1905 में एक संडे था, संडे की छुट्टी उस दिन था. वर्कर्स लोग का प्रोसेशन, इट मींस कि रैली निकाले उन्होंने. लेड बाय फादर गैपोन, लीडर थे उसके फादर गैपोन. याद रखिए 1 मार्क्स में आएगा ये. वो रैली कहाँ गई वर्कर्स लोगों की? विंटर पैलेस में. विंटर पैलेस जहाँ जार था. इन ऑर्डर टू प्रेजेंट पिटीशन, पिटीशन देने के लिए. बट दे वर अटैक्ड बाय पुलिस एंड द कॉसेक्स, लेकिन उनके ऊपर अटैक किया वहां की पुलिस ने और मिलिट्री ने.
इन दिस इंसिडेंट मोर देन 100 वर्कर्स वर किल्ड। वो जहर के पैलेस तक पहुंचे ना, उससे पहले पुलिस और मिलिट्री ने अटैक किया। वो अटैक में 100 वर्कर्स मर गए संडे, एंड अबाउट 300 वुंडेड, और 300 वर्कर्स जख्मी हो गए। जख्मी यानी ऐसा नहीं कि थोड़ा चोट लग गया होगा, हाथ कट गए होंगे, पैर कट गए होंगे, आंखें फूट गई होगी, ऐसा बड़ा मतलब सिर फूट गया होगा। दिस इंसिडेंट वाज नोन एज ब्लडी संडे। तो ये जो दुर्घटना घटी उसको बोलते हैं ब्लडी संडे, क्योंकि वो संडे बहुत ब्लड बहा इसलिए। It started a series of events that became known as the 1905 revolution। और वो पूरी सीरीज बनी इवेंट्स की, मतलब उसके बाद एक सीरीज चालू हुई, घटना पे घटना बनती रही, जिसको 1905 रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो पहला ये हुआ ब्लडी संडे, उसके बाद तो फिर मगजमारी चालू ही रही, उसको 1905 रिवॉल्यूशन दिया गया नाम। इफेक्ट्स ऑफ ब्लडी संडे। तो ये जो ब्लडी संडे हुआ, ये जो दुर्घटना हुई, बहुत सारे लोग मरे, जख्मी हुए, उसके बाद क्या हुआ वहां पर? स्ट्राइक्स टुक प्लेस ऑल ओवर द कंट्री। पूरी कंट्री में स्ट्राइक हो गई। यूनिवर्सिटीज क्लोज डाउन व्हेन स्टूडेंट्स बॉडीज टेक वॉकआउट्स कंप्लेनिंग अबाउट द लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज। जगह जगह स्ट्राइक हुई, यूनिवर्सिटियां क्लोज हो गई, स्टूडेंट यूनिवर्सिटी क्लास में से बाहर निकल गए, ये कंप्लेन करते हुए कि सिविल लिबर्टी की कमी है हमारे यहाँ। डॉक्टर्स, लॉयर्स, engineers and other middle class workers established the union of unions and demanded a constituent assembly। ये जो सब डॉक्टर, लॉयर, सबके तो अपने यूनियन होंगे अलग अलग, उन्होंने वो सब इकट्ठा हुए, यूनियन भी इकट्ठा हुआ और यूनियनों का यूनियन बनाया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की उन्होंने डिमांड की। During the 1905 revolution, the Tsar allowed the creation of an elected consultative parliament or Duma। 1905 रिवॉल्यूशन में जार अलाउड द क्रिएशन, जार ने परमिशन दे दी किसकी? इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और डुमा, डुमा की परमिशन दी, मतलब पार्लियामेंट बनाने की परमिशन दी राजा जार ने। A large number of trade unions and factory committees made up of factory workers also existed for short time। बहुत सारे ट्रेड यूनियन बने, फैक्ट्री की कमेटियां बनी उस समय में, कुछ समय के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए। In 1905, most committees and unions worked unofficially because they were declared illegal। 1905 के बाद ज्यादातर कमेटी या यूनियन अनऑफिशियली काम करते थे क्योंकि उनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। Severe restrictions were placed on political activities। जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन रख दिया गया था। ओके, ये भी आता है इफेक्ट ऑफ ब्लडी संडे 3 या 5 मार्क्स में। तो देखिए कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 5 मार्क्स में आएगा तो 5 पॉइंट लिखना है, 7 याद रखने की ट्राई करें, 5 तो याद आ ही जाएंगे, तो फुल 5 मार्क्स आपके आ जाएंगे। फिर लास्ट एंड फाइनल टॉपिक, फिर ये लेक्चर खत्म होगा। रिएक्शन ऑफ द जार। द जार डिसमिस्ड द फर्स्ट डुमा विदिन 75 days and the re-elected second डुमा विदिन 3 months। जार ने क्या ये डुमा बनाने की परमिशन दी थी ना, पार्लियामेंट बनाने की, वो बन गई, उसने खुद ही 75 डेज में उसको सस्पेंड कर दिया, डिसमिस कर दिया, मतलब पूरी पार्लियामेंट डिसमिस हो गई, निकल गए सब। एंड द री इलेक्टेड सेकेंड डुमा विद इन 3 months, और 3 महीने के अंदर वापस नई पार्लियामेंट बनाई, डुमा बनाया। जार डिड नॉट वांट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज सुप्रीम अथॉरिटी। जार को उसके काम के ऊपर कोई सवाल उठाए वो पसंद नहीं था, उसकी अथॉरिटी के ऊपर कोई सवाल उठाए। He changed the voting laws and packed the third Duma with conservative politicians, keeping out liberals and revolutionaries। He changed the voting laws, जो वोटिंग लॉ है उसने चेंज कर दिए, और जो थर्ड डुमा बनाया उसने, उसमें किसको लिया? कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस, और जो लिबरल्स और रिवोल्यूशनरीज थे उसको बाहर रखा, लिया ही नहीं उसमें। कंजर्वेटिव लोगों को लिया, जो पुरानी सोच वाले थे, राजा वाली सिस्टम जिनको पसंद थी, जो जार को ही चाहते थे, ऐसे लोगों को लिया। तो बहुत सारे डेटा है ये लेक्चर में, जितने भी हमने पॉइंट्स देखे रसिया के, और यहाँ पर भी अभी पूरा खत्म हुआ नहीं, ये बहुत आगे है, दूसरे लेक्चर में भी रसिया का आएगा। तो ऐसा हो सकता है कि एक बार में आपको ये पूरा समझ में ना आए, क्योंकि इतना आसान भी नहीं है, लेकिन बहुत इजी भी है वापस। तो उसको कीवर्ड अंडरलाइन करके याद रखने की ट्राई करें, स्टोरी बना के याद रखने की ट्राई करें, तो आराम से आपको याद रह जाएगा। ओके, फिर मिलेंगे लेक्चर नंबर 3 के साथ।